हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। बेसिकली हम इसको कवर अप करेंगे पूरा हिंदी मीडियम में। सो ये आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरी अच्छे से समझ ली, अच्छे से इसको लर्न कर लिया, तो ये मेरी गारंटी है कि आप नेशनल इनकम से रिलेटेड सभी भी न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अगर आप लोगों को फॉर्मूलाज नहीं पता होंगे या आप लोगों को टर्म नहीं पता होंगे, आप लोगों को पता नहीं होगा कि बेसिक फॉर्मूलाज क्या हैं, तो आप कभी भी नेशनल इनकम से रिलेटेड किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो ये आप लोगों को लेक्चर बहुत ध्यान से सुनना है और बहुत ध्यान से कवर अप करना है कि कौन कौन सी टर्म और कौन कौन से फॉर्मूले बेसिकली इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। सो बच्चों, यहाँ अगर हम बात करें बेसिक फॉर्मूले की, तो सबसे पहले ये मैं आप लोगों को बिल्कुल शुरू से समझा रही हूँ, बिल्कुल एंडिंग से समझा रही हूँ, बिल्कुल ज़ीरो से समझा रही हूँ। देन इस वीडियो के बाद आप न्यूमेरिकल में ज़ीरो से हीरो बन जाओगे। सो हम इसको बहुत ध्यान से कवर अप करने की कोशिश करते हैं बच्चों। सो यहाँ से हमारा शुरू होता है बेसिक फार्मूला। सो सबसे पहले मैंने ये वाली साइड ली है लेफ्ट हैंड साइड, डेट इज़ LHS एंड डेट इज़ RHS, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे मैंने दो साइड लिए हैं, एक LHS एक RHS। सो बच्चों, जो लेफ़्ट हैंड साइड वाली जो टर्म होगी वो हमेशा बड़ी होगी, मीन्स कि जो यहाँ जो मैंने टर्म लिख रखी हैं वो बड़ी होंगी कंपेयर देन मेरे RHS से, राइट हैंड साइड से। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि हमेशा लेफ़्ट साइड बड़ी होगी राइट हैंड से। जैसे एग्जांपल के लिए क्या, शकल, जिसे हम ग्रोज भी कहते हैं, शकल बड़ा होगा शुद्ध से। शुद्ध को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेट कहते हैं। सो इसकी वीडियो में मैंने हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों टर्म का यूज़ करूँगी, ताकि आप लोगों को अगर हिंदी की टर्म याद ना रहे तो आप लोग इंग्लिश में याद कर पाओ। सो शकल को हम क्या कहते हैं, ग्रोस। शुद्ध को हम क्या कहते हैं, नेट। तो मैं शकल से अगर शुद्ध में जाऊंगी, मीन्स कि अगर मैं ग्रोस से नेट की तरफ जाऊंगी तो मैं हमेशा माइनस करूंगी। सो पहला पॉइंट ये हुआ कि जब भी हम LHS से RHS की साइड आएंगे, मीन्स कि इस वाली साइड से इस साइड आएंगे, तो वो चीज़ें हमेशा, जो हमारे पॉइंट है वो हमेशा माइनस होंगे। सो बच्चों, अगर हम शकल से शुद्ध में जाएंगे, ग्रोस से नेट में जाएंगे, तो हम माइनस करते हैं मूल्यह्रास। मूल्यह्रास को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। मूल्यह्रास को हम इंग्लिश में कहते हैं डेप्रिसिएशन। अगर मैं शकल से शुद्ध में जाऊंगी तो मैं माइनस मूल्यह्रास करूंगी। तो पहला पॉइंट ये हुआ, फटाफट से अपने ब्रेन में से बिठा लो कि जब भी हम शकल से शुद्ध में जाएंगे, ग्रोस से नेट की तरफ जाएंगे, तो हम हमेशा माइनस मूल्यह्रास करेंगे, हमेशा डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। सो आई होप आप लोग ये पॉइंट बहुत अच्छे से लर्न कर चुके होंगे। सो बच्चों, हम मूल्यह्रास को पूंजीगत वस्तु का उपभोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल्यह्रास को डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है पूंजीगत वस्तु का उपभोग, कंजप्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। क्योंकि वो कई बार एग्ज़ाम में मूल्यह्रास नहीं देता, वो सिर्फ ये लिखा हुआ देता है पूंजीगत वस्तुओं का उपभोग। और कई बार क्या होता है, अब की बार वो ये चीज़ नहीं देता, सिर्फ ऊपर की चीज़ लिखा हुआ दे देता है। तो आप लोगों को दोनों ही पॉइंट बहुत अच्छे से पता होने चाहिए कि मूल्यह्रास को हम पूंजीगत वस्तु का उपभोग भी कहते हैं। अगर यहाँ आप लोगों ने एक भी स्टेप छोड़ा तो आप नेशनल इनकम से रिलेटेड किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो बच्चों, इसी तरह अगर हम शुद्ध से शकल में जाएंगे, मीन्स कि अगर मैं RHS से LHS जाऊंगी, राइट हैंड साइड से मैं लेफ़्ट हैंड साइड जाऊंगी, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, प्लस मूल्यह्रास करूँगी, मीन्स कि मैं डेप्रिसिएशन को जोड़ दूँगी, मूल्यह्रास को जोड़ दूँगी। और याद रहे, मूल्यह्रास को हम पूंजीगत वस्तु का उपभोग भी कहते हैं, कंजप्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को ये पहला फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद हो चुका होगा। सो अगर हम अब इसके सेकंड फॉर्मूले की बात करें तो वो है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय को हम क्या कहते हैं, नेशनल कहते हैं। घरेलू को हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक भी कहते हैं। आप लोगों को ये दोनों टर्म पता होनी चाहिए, हिंदी
हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सो यहाँ पे मैंने लेफ़्ट हैंड साइड में लिखा है राष्ट्रीय नेशनल, और मैंने राइट हैंड साइड लिखा है घरेलू डोमेस्टिक। अब हम इसका फॉर्मूला समझते हैं। सो बच्चों, अगर हम राष्ट्रीय से घरेलू में जाएंगे, मीन्स कि अगर मैं नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाऊंगी तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, माइनस NFIA करेंगे। पहला पॉइंट याद रखना है कि जब भी LHS वाले RHS के साइड जाएंगे तो टर्म हमेशा माइनस होगी। अगर मैं राष्ट्रीय से घरेलू जाऊंगी, नेशनल से डोमेस्टिक जाऊंगी, तो मैं माइनस करूंगी NFIA। अब ये NFIA क्या होता है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो बच्चों, NFI होता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। मीन्स कि मैंने बाहर विदेश में कितना कमाया, मैंने विदेशों से कितना अर्न किया। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मेरी बाहर जॉब लगी हुई है, बाहर विदेश में जॉब लगी हुई है टीचिंग की, तो मैंने वहाँ पे टीचिंग की जॉब लगाई अपनी और मुझे वहाँ से इनकम मिली, तो ये क्या होगा, ये होगा NFIA कि मैंने विदेशों से कितना कमाया है, बाहर से कितना कमाया है। सो बच्चों, बेसिकली न्यूमेरिकल में होगा क्या कि वो आप लोगों को NFIA गिवन नहीं देगा, तो आप लोगों को NFIA का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को फॉर्मूलाज नहीं लर्न तो आप लोग इसका एक भी न्यूमेरिकल, एक भी एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो NFIA का फॉर्मूला क्या होता है, फीफा माइनस फीटा। याद रखना है रूल कि जब भी न्यूमेरिकल में वो विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आए, जिसे हम NFIA कहते हैं, नहीं देगा तो हम फीफा माइनस फीटा करके निकालेंगे NFIA। सो अब हम फटाफट से समझते हैं कि ये FIFA क्या है। सो बच्चों, ये होता है कि विदेशों से कमाए गए पैसे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बाहर जा कर के पैसे कमाए, वो मेरे पैसे कमाए हुए थे 10,000 रुपये, तो मैंने विदेशों से पैसे कमाए 10,000 रुपये। अपने देश की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि विदेशों से कमाए, बाहर से अर्न किए, हम लोगों ने अपनी इनकम बाहर से अर्न की। सो उसे हम क्या कहते हैं, फीफा। और फीटा क्या होता है कि हमने जो बाहर वालों को इनकम दी। अब जिस तरीके से मैंने बाहर जाके विदेश में 10,000 रुपये कमाए, अब हो सकता है कि और किसी और व्यक्ति के लिए इंडिया एक विदेश हो, वो उसके लिए दूसरी कंट्री हो। सो बेसिकली अब वो व्यक्ति आया और उसने हमारे इंडिया से पैसे अर्न किए। सो इस चीज़ को हम कहते हैं फीटा। सो बेसिकली हम यह माइनस कर देंगे कि बाहर से जो इनकम आई, जो बाहर से इनकम आई उसमें से हम माइनस कर देंगे हमने जितनी बाहर वालों को इनकम दी। सो इस चीज़ को हम कहते हैं फीफा माइनस फीटा। देन तब निकल कर के आता है हमारे पास NFIA, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। बच्चों, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि फीफा और फीटा को कैसे फाइंड करते हैं। बाहर से जो इनकम आई, मैंने बाहर से जो अर्न किया, हम उसमें से माइनस कर देंगे हमने बाहर वालों को जो इनकम दी। सो इससे क्या निकल कर के आएगा, NFIA निकल कर आएगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। सो आई होप ये फॉर्मूला आप लोगों को बहुत अच्छे से लर्न हो चुका होगा। सो बच्चों, अगर हम घरेलू से राष्ट्रीय की तरफ जाएंगे तो तब हम क्या करेंगे, प्लस NFIA करेंगे, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। याद रहे आप लोगों को सिंबल्स, जब भी हम LHS से RHS जाएंगे तो माइनस करेंगे, इस साइड से इस साइड जाएंगे तो हमेशा माइनस होगा, बट जब हम RHS से LHS की तरफ जाएंगे तो हमेशा क्या होगा, तो हमेशा प्लस होंगी टर्म, चाहे वो डेप्रिसिएशन हो चाहे वो NFI हो। सो आई होप ये सेकंड फार्मूला भी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो चुका होगा। सो बच्चों, अगर हम अपने लास्ट वाले फार्मूले की बात करें तो वो है बाज़ार मूल्य। याद रहे, बाज़ार मूल्य को हम मार्केट प्राइस भी कहते हैं और इसका सिंबल होता है MP। यहाँ पे ये मैंने लिख रखा है लेफ़्ट हैंड साइड। अब लेफ़्ट हैंड साइड का मतलब क्या हुआ कि इधर से इधर जाने पे क्या होगा, सब कुछ माइनस होगा, सब कुछ घटा दिया जाएगा। और यहाँ मैंने लिखा है राइट हैंड साइड के ऊपर कारक लागत, जिसे हम फैक्टर कॉस्ट इंग्लिश में कहते हैं, FC शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो देन जब मैं RHS से LHS के साथ जाऊँगी तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को प्लस करेंगे। अब हम समझते हैं कि बेसिकली माइनस प्लस यहाँ क्या होगा।
तो बच्चों जब हम MP से FC की तरफ जाएंगे तो माइनस NIT होगा। क्या होगा? जब मैं LHS से RHS की तरफ जाऊंगी तो पहली बात कि माइनस होगा। अब माइनस क्या होगा? NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। सो बच्चों बेसिकली इसमें फॉर्मूला होता है, अगर न्यूमेरिकल में आप लोगों को शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नहीं गिवन है तो आप लोग इसे फॉर्मूले से निकालोगे। IT माइनस आर्थिक सहायता कर दोगे। अब यहाँ पर IT क्या है? सो बच्चों IT का मतलब है यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे GST टैक्स हो गया जो गुड्स पे लगाया जाता है, सर्विसेज पर लगाया जाता है, तो GST इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट में से हम माइनस कर देंगे सब्सिडीज, आर्थिक सहायता। अब ये सब्सिडीज़ क्या होता है बच्चों? जैसे पेंशन हो गया या छात्रवृत्ति हो गई। आप लोगों ने सुना होगा कि सरकार जो है वो 60 तक के लोगों को, जो वृद्ध लोग होते हैं, उनकी पेंशन बांध देती है। सो बेसिकली उसे हम आर्थिक सहायता कहते हैं, जो सरकार की तरफ से पैसों से रिलेटेड की गई मदद होती है। सो ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि अगर न्यूमेरिकल में NIT शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नहीं लिखा हुआ है तो आप लोग इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर में से माइनस करोगे आर्थिक सहायता, जिसे हम सब्सिडीज भी कहते हैं। और अगर आप लोगों को शुद्ध अप्रत्यक्ष कर गिवन होगा, जब NIT गिवन होगा, तो आप लोगों को यहाँ अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी NIT गिवन है। मैं यहाँ पर उस केस की बात कर रही हूँ जब न्यूमेरिकल में NIT शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नहीं दे रखा होगा, तो आप लोगों को वहाँ अप्रत्यक्ष कर दे रखा होगा और सब्सिडीज दे रखी होगी आर्थिक सहायता। तो इन दोनों टर्म को आप माइनस करके क्या निकालोगे? NIT निकालोगे। अभी हम इससे रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। सो बच्चों अगर हम यहाँ से FC से MP की साइड जाएंगे, मीन्स कि अब मैं RHS से LHS की साइड जाऊँगी, तो पहली बात तो ये हुई मैं इस साइड से इस साइड जा रही हूँ, तो वैल्यूज़ क्या होंगी? प्लस होंगी। अब प्लस क्या होगा? NIT शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सो बच्चों आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हमें किस तरीके से फॉर्मूलाज को समझना है और लर्न करना है। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप 5 से 6 मिनट लेकर के ये फॉर्मूला जल्दी से लर्न कर लें। सो बच्चों मैंने यहाँ आप लोगों के लिए टर्म्स भी लिख रखी हैं ताकि आप लोग अपने रजिस्टर में या नोटबुक में नोट कर पाओ। सो बच्चों अगर यहाँ हम फीफा की बात करें तो फीफा का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था? विदेश से कमाए गए पैसे। अब जो भी हम विदेश से पैसे कमाएंगे, जैसे 10,000 हो गया, 40,000 हो गया, उसे हम क्या कहेंगे? फीफा। और फीटा क्या होता है कि हमने जो बाहर वालों को इनकम दी, मीन्स कि कोई विदेश का या कोई विदेश का व्यक्ति यहाँ पर आया तो उसके लिए हमारा देश क्या होगा? विदेश होगा बेसिकली। सो अब हम जो भी वो यहाँ व्यक्ति काम करेगा हम उसे पेमेंट करेंगे, भले ही वो बाहर का है। सो बेसिकली हमने जो बाहर वालों को इनकम दी। सो बेसिकली हम NFI कैसे माइनस करते हैं? बाहर से जो इनकम आई, मीन्स कि अब हमने जो बाहर से कमाया वो और हमने जो बाहर वालों को इनकम दी वो, फ्रॉम में से 2 माइनस कर दिया जाएगा। सो इस चीज़ के बेस के ऊपर हमारा क्या निकल कर के आएगा? NFIA विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। यहाँ आप लोग आय भी लिख लेना। सो अब हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि NFIA का फॉर्मूला क्या है? फीफा माइनस फीटा। बच्चों ये सारी टर्म आप लोग जब तक आप लोगों को ये बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होगी, क्योंकि अगर आप लोग इसे ध्यान नहीं रखोगे तो आप लोग एक भी नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर इसमें माइनस प्लस की भी मिस्टेक होती है तो पूरा आंसर आप लोगों का रॉन्ग आएगा। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें कब माइनस करना है, कब प्लस करना है, कौन सी टर्म के साथ किसको जोड़ना है, NFI के साथ क्या माइनस होता है।
सो बच्चों, अगर हम अप्रत्यक्ष कर की बात करें NIT की, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स में से, मीन्स कि जो अप्रत्यक्ष कर होता है। अब अप्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं? जैसे GST हो गया, गुड सर्विसेज एंड टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी टैक्स हो गया। हमें काफ़ी सारे टैक्स देखने को मिलते हैं जो इनडायरेक्ट होते हैं। और इसके अलावा हम क्या माइनस कर देते हैं? इसमें से हम ये माइनस का साइन है, सो हम इसमें से माइनस कर देते हैं सब्सिडीज, डेट इज़ आर्थिक सहायता। अब आर्थिक सहायता में क्या क्या आता है? पेंशन हो गया, छात्रवृत्ति हो गया। सो तब हमें NIT नहीं दे रखा होगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तो हम अप्रत्यक्ष कर में से माइनस करेंगे आर्थिक सहायता। बट अगर आप लोगों को यहाँ पर NIT दे रखा होगा तो तब आप लोग ये सब चीज़ें माइनस नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ये टर्म गिवन है, ये टर्म ऑलरेडी दे रखी है। इसी तरह जब ये आप लोगों को न्यूमेरिकल में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, मीन्स कि NFI ये गिवन होगा, तो आप लोग कभी भी फीफा माइनस फिटर नहीं करोगे। बच्चे ये मिस्टेक सबसे ज़्यादा करते हैं कि उन्हें दे रखा होता है क्वेश्चन में NFI ये विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक है, बट फिर भी वो फीफा में से माइनस कर देते फिटा। नो, ये मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी। जब ये चीज़ दे रखी होगी इधर वाली चीज़, तो आप ये सारे फॉर्मूले इसके अंदर नहीं लगाओगे। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को आज की इस वीडियो में ये बेसिक फॉर्मूले वाली वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सो बच्चों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को इनकी नेमिंग सिखाऊंगी, जैसे GDP एट FC हो गया। सो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से बेसिक फार्मूले बहुत अच्छे से आप लोगों को लर्न हुए होने चाहिए। सो आप लोग इसे लिख करके याद करो। हेडिंग बनाओ, सकल लिखो कि सकल से शुद्ध में जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन होगा। डेप्रिसिएशन को पूंजीगत वस्तु को उपभोग कहते हैं। शुद्ध से सकल में जाएंगे तो प्लस मूल्यह्रास करेंगे। बट अगर आप लोग अभी आपके पास नोटबुक या पेन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप लोग इसे टाइपिंग करके याद करो। आप कमेंट सेक्शन में फटाफट से इसको लिख दो, फटाफट से इसको वो कर दो टाइप कि सकल से शुद्ध माइनस से शुद्ध से सकल क्या है प्लस है, ताकि आप लोगों के ब्रेन में रहे जो चीज़ आप लिखोगे। सो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे इसके आगे के नेक्स्ट टॉपिक को। जब तक के लिए गुड बाय।